नमस्कार। आज से हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। तो पहले चैप्टर में हम लोग हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद व्याकरण वाला हिस्सा, यानी कि वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा के संक्षिप्त इतिहास में हम लोग शुरुआत करेंगे लिपि से, यानी कि लिपि क्या होती है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीक या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। यानी कि किसी भाषा को भी लिखना पड़े तो कुछ ना कुछ चिन्ह या प्रतीक बनाना पड़ेगा, और उसी को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो बहुत सारी भाषाएं हैं जिन्हें लिखने की अलग अलग लिपियां हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो पहला है हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली। इन सब भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। हम लोग सामान्यतः ही पढ़कर छोड़ देते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन हिंदी के अलावा और भी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे संस्कृत हो गया, गुजराती, मराठी, नेपाली, ये सब भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। उसके बाद दूसरा है अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो रोमन लिपि है, यानी कि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो फारसी लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये अलग अलग कुछ भाषाएं हैं जिन्हें लिखने की ये अलग अलग लिपियां हैं, इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। तो लिपियों की बात करें, अगर शुरुआत में देखें तो पहले कुछ लिपियां ऐसी थी जो इस तरह से लिखी गई कि आज तक कोई उसे पढ़ ही नहीं पाया। यानी कि ना पढ़ी जा सकने वाली सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या लिखते पढ़ते थे, आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, ठीक है। तो ना पढ़ी जा सकने वाले सबसे प्राचीनतम लिपि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। और अगर सबसे श्रेष्ठ लिपि की बात करें तो प्राचीनतम सर्वश्रेष्ठ लिपि ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन है जो पढ़ी जा सकी है, ठीक है। और इसे सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, वो जो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में उसने सफलता पाई थी, ठीक है। तो इस तरह से सर्वश्रेष्ठ प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि ये पढ़ी जा सकी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें तो पढ़ना है सिर्फ हिंदी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव का मतलब होता है आगमन, यानी कि क्या हम पहले से ही हिंदी भाषा बोलते थे या हिंदी भाषा से पहले कुछ और भाषाएं बोलते थे जो अब हिंदी भाषा बोलने लगे, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव या आगमन जो है वो निम्नलिखित रूपों में होता है। मतलब हम लोग पहले हिंदी नहीं बोलते थे, पहले कुछ और ही बोलते थे। तो चलिए देखते हैं पहले क्या बोलते थे और किस तरह से भाषाएं बदलते बदलते हम लोग आज हिंदी बोलने लगे, ठीक है। तो पहला है कि प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा काल या वैदिक काल में बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। जो सबसे पहले जब वैदिक काल आया, ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जब वैदिक काल आया तो वैदिक काल में जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। और ये समय काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का है, जब लोग बातचीत में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और उस समय संस्कृत भाषा के दो रूप थे, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो संस्कृत भाषा है जिसमें वेदों को लिखा गया, ठीक है। जैसे 4 वेद हैं, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा ही होगा। हम लोग इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि ये हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास है तो इतिहास से जोड़कर इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के दो रूप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह संस्कृत की भाषा जिसमें वेदों को लिखा गया, और लौकिक संस्कृत वो संस्कृत की भाषा है जिसमें जन सामान्य की बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे आप लोग जानते ही हैं संस्कृत एक कठिन भाषा होती है, ठीक है। सब लोग उसे आसानी से पढ़ भी नहीं सकते, इसीलिए लोग अधिकतर क्या करते हैं, सुविधाजनक चीज़ें ढूंढते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सरलतम चीज़ें यानी कि सरलतम तरीके अपनाते हैं। तो इस तरह से वैदिक भाषा भी धीरे धीरे दूसरी भाषा में बदलने लगी, ठीक है, यानी कि आसान भाषा में उसे बदलने लगे। और फिर हुआ क्या कि संस्कृत कालीन भाषा धीरे धीरे चलकर पाली के रूप में विकसित हो गई। यानी कि ये 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम सदी तक ये पाली भाषा प्रचलित में ज़्यादा रही या प्रचलन में ज़्यादा रही, ठीक है। यानी कि संस्कृत कठिन भाषा होने की वजह से लोगों ने एक सरल भाषा
बोलने का प्रयास किया, ठीक है, जो पाली के रूप में विकसित हुई। और अधिकतर बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में ही हुई है, ठीक है। तो एक अगर इतिहास की बात करेंगे तो वैदिक काल के बाद धार्मिक आंदोलन बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ जाते हैं कि जो अधिकतर बौद्ध साहित्य हैं वो किस भाषा में लिखे गए, तो अधिकतर बौद्ध साहित्य वो पाली भाषा में लिखे गए, ठीक है। और पाली भाषा का विकास कैसे हुआ, तो पाली भाषा का विकास संस्कृत कालीन भाषा से ही हुआ है। तो अब पाली संस्कृत का ही रूप है, भले ही थोड़ा आसान हो लेकिन वो थोड़ा मुश्किल ही होता था, ठीक है। उसके बाद पहली ईस्वी तक आते आते जो पाली भाषा थी वो प्राकृत भाषा के रूप में विकसित हुई, ठीक है। हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग साथ साथ ही चल रहे थे, लेकिन पहले बौद्ध धर्म का महत्व अधिक था, इसलिए पाली भाषा का विकास अधिक हुआ, ठीक है। और उसके बाद जैन साहित्य का प्रचलन थोड़ा बाद में हुआ और अधिकतर जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में ही हुई है, ठीक है। तो इस तरह से इन दो बातों को याद रखेंगे कि जो बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं वो अधिकतर पाली भाषा में लिखे गए हैं और जो जैन साहित्य लिखे गए हैं वो अधिकतर प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो इस तरह से हुआ क्या कि संस्कृत से पाली बना, पाली से प्राकृत, ठीक है। और इस प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और ये समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, यानी कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक प्राकृत भाषा धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा में विकसित हुई, ठीक है। अब ये अपभ्रंश भाषा क्या होता है, अपभ्रंश भाषा होती है कि जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली अलग अलग बोलियाँ, यानी कि अपभ्रंश भाषा क्या होती है, अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाने वाली क्षेत्रीय बोलियाँ अपभ्रंश भाषा होती है, ठीक है। जैसे बहुत सारी भाषाएं अपभ्रंश भाषा हैं, ठीक है, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची, ब्रांचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, ये सब अपभ्रंश भाषा की अलग अलग क्षेत्रीय बोलियाँ, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, उसे सौरसेनी भाषा कहते थे, ठीक है, नहीं मतलब अपभ्रंश भाषा कहते थे। और इस सौरसेनी, पैशाची, ब्रांचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी ये अपभ्रंश भाषा के ही अलग अलग रूप हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाने वाले, ठीक है। तो इन्हीं अपभ्रंश भाषा से धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ, लेकिन अपभ्रंश भाषा से एकाएक हिंदी का विकास नहीं हुआ। अपभ्रंश भाषा और पुरानी हिंदी के मध्य का समय काल संक्रांति काल या अवहट्ट काल आता है, यानी कि अपभ्रंश भाषा से एकाएक भाषा हिंदी के रूप में नहीं बदल गई, वो धीरे धीरे बदलते हुए अपभ्रंश भाषा हिंदी के रूप में विकसित हुई, ठीक है। और एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, ठीक है, उन्होंने संक्रांतिकालीन भाषा को पुरानी हिंदी भी कहा है, यानी कि जो संक्रांतिकालीन भाषा है दरअसल वो एक तरह से हिंदी का ही पुराना रूप है, ठीक है, या हिंदी का पुराना रूप था जो संक्रांति काल की भाषा के रूप में बोली जाती थी। दरअसल ये संक्रांति काल है क्या, जैसे मकर संक्रांति आप लोग जानते होंगे, खिचड़ी का त्यौहार होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें को मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है। और संक्रांति काल भाषा या खिचड़ी भाषा की जब बात करते हैं तो कबीरदास जी की भाषा क्या थी, पंचमेल खिचड़ी। तो अधिकतर वो सारी भाषाओं का प्रयोग होता था उस समय में, ठीक है। और आगे चलकर फिर इसी अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ, यानी कि अपभ्रंश भाषा आगे चल करके हिंदी भाषा के रूप में विकसित हुई, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखें ध्यान से तो था क्या, पहले संस्कृत, ठीक है, पाली भाषा संस्कृत का प्रचलन अधिक था वैदिक काल में, ठीक है। फिर संस्कृत से क्या हुआ, पाली भाषा का विकास हुआ और इस पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा और इस अपभ्रंश भाषा से संक्रांत काल या अवहट्ट आया, ठीक है। और इसके बाद इसी भाषा से अंततः हिंदी भाषा का विकास हुआ, यानी कि ये भाषा हिंदी के रूप में विकसित हुई। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो मूल भाषा वो संस्कृत है, ठीक है, यानी कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई, हम लोग सीधे सीधे कह देते हैं और बीच की ये सारी चीज़ें जो पाली प्राकृत हैं, अपभ्रंश, ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ये है संस्कृत से हिंदी बनने का पूरा इतिहास, ठीक है। तो ये रहा हिंदी भाषा का आगमन या प्रादुर्भाव। अब इसके बाद बात करते हैं अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न क्षेत्रीय हिंदी बोलियाँ, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ,
और अपभ्रंश भाषा क्या होती है, अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियाँ होती है, और वही क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियाँ आगे चल कर के हिंदी बनी। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो हिंदी बोलियाँ हैं वो अलग अलग अपभ्रंश भाषाओं से ही बने हैं। इस पर भी परीक्षाओं में प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी हिंदी बनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी का विकास किससे हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई। ठीक है, तो आंसर होगा सौरसेनी। या फिर पूछ सकता है कि पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई, तो आंसर अपभ्रंश ही होगा, नहीं सौरसेनी होगा। ठीक है, तो इस तरह से सौरसेनी भाषा से, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, दूसरा है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची से लहंदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ। तीसरा है ब्रांचड़ अपभ्रंश, इससे सिंधी भाषा का विकास हुआ। महाराष्ट्री से मराठी, मगधी से ये मगध वाला जो बिहार बंगला और बंगाल वाले क्षेत्र आता था, असम वाला। ठीक है, तो मगधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास हुआ। वैसे अगर आप लोगों ने देखा हो इतिहास में, तो जो मगध वाला क्षेत्र होता है पहले होता था, वो बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम वाले क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो वहाँ तक की भाषा, मतलब वो पूरा क्षेत्र इस मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता था। ठीक है, और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी बोली जाने लगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये अलग अलग अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न अलग अलग हिंदी बोलियां हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे और परीक्षाओं में ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि हिंदी भाषा की कौन सी बोली किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये रहे अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास। फिर हुआ क्या कि अलग अलग क्षेत्रों में, अभी देखिए आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग हिंदी की बोलियाँ होती है। सबके हिंदी बोलने का ट्यून मतलब जो बोलने का जो तरीका होता है वो एक समान नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग हिंदी को थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से बोलते हैं। तो हिंदी की भी कई बोलियाँ हैं। जैसे पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली ये सब आते हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोलियाँ आती हैं। राजस्थानी हिंदी में, राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर लोग मारवाड़ी बोलते हैं, जयपुरी बोलते हैं, मेवाती और मालवी बोलियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब राजस्थानी हिंदी की भाषा है। पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी और गढ़वाली है। आप कुमाऊँ यानी कि वो नैनीताल यानी कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ कुमाऊनी बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो गढ़वाली बोलते हैं। और बिहारी हिंदी में क्या आता है, भोजपुरी, मैथिली और मगही ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव या विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पत्ति हुई। हिंदी से ठीक पहले अपभ्रंश भाषा थी। अपभ्रंश भाषा अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियाँ थी। ठीक है, और अलग अलग अपभ्रंश भाषा से अलग अलग हिंदी का विकास हुआ, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो हिंदी की बोलियाँ हैं वो अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग तरीके से बोली जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ लिया। तो ये रहा हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास का भाग 1। और अब हम लोग अगले क्लास में भाग 2 में पढ़ेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, यानी कि जैसे पहले संस्कृत था तो हिंदी जब भाषा बोली जाने लगी तो किसी ने तो कहा होगा कि हम जो बोल रहे हैं भाषा वो हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य का विकास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।